सॉरी फिर से। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में। और हम लोग अपने कल के क्लास के कंटिन्यूएशन पे रहेंगे। आज उससे आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर कल आप लोगों को याद होगा, लास्ट टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे वो था स्वदेशी और बॉयकॉट, और उसके बाद किस प्रकार कांग्रेस के अंदर डिवीजन हो जाता है, किस तरीके से सूरत में बंटवारा हो जाता है। दोस्तों, हमने कल मुस्लिम लीग की भी चर्चा कर ली थी। आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक। तो चलिए, पहले टॉपिक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। देखिए दोस्तों, इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। यह पहली चीज याद रखिए। दूसरी बात, यहां दो भाई साहब हैं, एक है मिंटो, एक है मॉर्ले। मिंटो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे और मॉर्ले उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ये दोनों का पोजीशन क्या है, पोस्ट क्या है, ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, दो स्लाइड है इस टॉपिक पे, और इससे जो जुड़ी हुई सवाल अधिकतर एग्जाम्स में, हमारे एग्जाम्स में जो पास्ट में आया है, वो है कि भाई इसमें कोई एक जो मुख्य डिसीजन लिया गया था वो कौन सा था। मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का। क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। और दोस्तों, इसके अलावा इस एक्ट में जो उस वक्त के नरमपंथी थे, उनका डिमांड था कि भाई आपके जो हाउस है, प्रोविंसेस के हों या इंपीरियल हाउसेस हैं, उन्हें जरा और मजबूत बनाइए, उनको थोड़ा और पावर दीजिए, उसे थोड़ा और बड़ा कीजिए। तो वो एक चीज किया गया था कि एक्ट के हिसाब से जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, चाहे वो इंपीरियल हाउस में हो या प्रोविंशियल, उनकी संख्या को बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का एक, जो कुछ सीट्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान रखा गया, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों, इलेक्टोरेट जो मैंने बात की, हमारे एग्जाम के लिए एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आता है, इस चैप्टर से आता है कि पहली बार किसी एक भारतीय को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। फर्स्ट टाइम एन इंडियन हैज बीन गिवन द प्लेस इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कौन है वो? एसपी सिन्हा। ये नाम भी याद रखिए, सत्येंद्र सिन्हा का। और किस कानून, हमारे एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा, किस कानून के तहत पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई? तो याद रखना है, काउंसिल एक्ट जो है अपना 1909 या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और किनको जगह दी गई अगर ये पूछ दे तो भाई एसपी सिन्हा। अब देखिए दोस्तों, कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट, ये पहली बार इस कानून के तहत लाया गया। क्या है? जैसे मान लीजिए दोस्तों, आज आप जिस भी लोकसभा या किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम लोग सब लोग मिलकर जो भी कैंडिडेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 4 कैंडिडेट हैं, उनमें से किसी एक को चुन लेते हैं। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है कि ये कंस्टिट्यूएंसी हो जाएगी रिजर्व मुस्लिमों के लिए, मान लीजिए, और यहां पे सिर्फ मुस्लिम कंस्टिट्यूएंट, ये जो आपके लीडर्स हैं, वो लड़ रहे होंगे इलेक्शन। तो बेसिकली क्या है, ये कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक तरीका था अंग्रेजी हुकूमत का। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाने का उनका जो तरीका था, जिसके तहत वो भारत का आगे चलकर आप देखेंगे कि भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप ये था। याद रखेंगे दोस्तों, मिंटो को इसके बाद तो भारत में कम्युनल या कम्युनलिज्म का फादर, जिसको कहेंगे, कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये चीज जो है मिंटो लाए। गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने लीगलाइज कर दिया है सांप्रदायिकता। तो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पे खत्म है। इससे याद रखिए, कम्युनल इलेक्टोरेट, एसपी सिन्हा, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक दोस्तों, दिल्ली दरबार। एक चीज याद रखना, अंग्रेजी हुकूमत जब भारत में था, कुल मिलाकर 3 दिल्ली दरबार उन्होंने किया। यह तीसरा था। एक हमने बात की जब हम लोग लिट्टन के बारे में कल बात कर रहे थे, दूसरा उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए।
डिसीजंस बताने के पहले मैं बता देता हूं दिल्ली दरबार होता क्यों था। जब भी कोई नया राजा ब्रिटेन में बना तो वो भारत के या उस दौर में अपने जितने भी कॉलोनीज हैं सबके दौरे पर जाता था, घूमने जा रहा है। तो भारत भी ये आए, अभी ये भाई साहब जो हैं ये भारत भी आ रहे हैं और जो भी राजा है। तो अभी आप देखिए इस वक्त कौन नया राजा बना है, किंग जॉर्ज 5। तो उनकी स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, इसलिए नाम है दिल्ली दरबार। और दोस्तों यहां पर कुछ मुख्य फैसले लिए गए, दो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। कल दोस्तों आपको हमने पढ़ाया था कि बंगाल का पार्टीशन हो गया। दोस्तों इस दिल्ली दरबार में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल के पार्टीशन को खत्म कर दिया जाए और बंगाल को वापस यूनाइट कर दिया जाए और बिहार और उड़ीसा जो उस वक्त बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे उनको उससे अलग कर दीजिए। तो आप देखिए दोस्तों बंगाल के पार्टीशन को एनल कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से निकाल दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक और फन फैक्ट याद रखिए, यहीं के बाद कलकत्ता से हमारी राजधानी दिल्ली की ओर चली गई। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का डिसीजन लिया गया कि भाई भारत की राजधानी आगे चलकर कौन सा जगह होगा, कलकत्ता नहीं होगी बल्कि दिल्ली होगी। यहीं पे एक फैक्ट बताता हूं दोस्तों, कई लोगों को ये नहीं पता होता है। अगर कभी सवाल आ जाए कि कौन सा जगह भारत में एक दिन के लिए भारत की राजधानी रही, तो याद रखेंगे दोस्तों वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद एक दिन के लिए एक बार भारत की 19वीं शताब्दी में एक दिन के लिए भारत की राजधानी रहती है। तो यह भी एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। आगे दोस्तों आप देखो, जैसे मैंने पिक्चर आपको जस्ट दिखाने के लिए डाल दिया, ये देखिए राजा और रानी बैठे हुए हैं, एक पोडियम है और ये तमाम जनता अपने नए राजा या रानी को देखने के लिए यहां आई हुई है। यही होता था दिल्ली दरबार। अगला टॉपिक दोस्तों है गदर। गदर है क्या? एक मूवमेंट है, वो हम जानते हैं। ये अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का उस दौर में एक बहुत बड़ा कहेंगे मूवमेंट हुआ कर रहा था। लेकिन दोस्तों गदर ये नाम क्यों पड़ा? तो उस वक्त एक न्यूज़पेपर, एक अखबार जो कि वीकली प्रिंट होता था, उसका नाम था गदर और उसी के आधार पर इस पूरे मूवमेंट का नाम पड़ा गदर। तो गदर जो पार्टी है या गदर मूवमेंट है, इसका नाम वीकली न्यूज़पेपर के अंतर्गत आता है। याद रखिए दोस्तों, इस न्यूज़पेपर का टैगलाइन उन दिनों था अंग्रेजी हुकूमत का दुश्मन। नाम से बहुत क्लियर हो जा रहा है कि भाई ये क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहां है? सैन फ्रांसिस्को। याद रखना है इनका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, इसको बिल्कुल रट लीजिए। इस मूवमेंट में दोस्तों कौन लोग शामिल हैं? पंजाब से आए हुए जो रिवॉल्यूशनरीज थे, पंजाब से आए हुए जो फॉर्मर पीजेंट्स थे, किसान, और जो सोल्जर्स थे जो रिटायर कर गए थे, वे यहां नॉर्थ अमेरिका में आकर बेहतर जिंदगी तलाश करना चाहते थे। और यहां पर अंग्रेजों ने जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, इसको लेकर उन्हें दुख हुआ और आगे चलकर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। तो दोस्तों people, the revolutionaries who joined the Ghadar movement, who are they? कौन है वो लोग? वे फॉर्मर पीजेंट्स या फॉर्मर सोल्जर्स हैं, पुराने मतलब जो किसान या आपके सैनिक जो पंजाब से मेनली यहां आए थे। तो दोस्तों आप ये याद रख सकते हैं, ये लोग यहां पे एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की तलाश में आए थे और आगे चलकर ये लोग मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जैसे अगर आप ये देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, मान लीजिए ऐसे अगर नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे ये साउथ अमेरिका है, तो दोस्तों ये लोग पश्चिमी तट, ये जो पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न कोस्ट है, उस साइड ये लोग बसे हुए थे। इस फैक्ट को आप याद रखिए। यूएस और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के जो दो कंट्री हैं, उसके पश्चिमी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के साइड ये लोग उस दौर में बसे हुए थे।
इसके अलावा दोस्तों दो प्रीलिम्स अपने जो अगर हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें दो आपको सवाल पूछ सकते हैं, और वो दो सवाल हो सकते हैं क्योंकि कई बार जिस जगह से ये लोग ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए ये मेरा घर है इस टाउन में, तो उस घर को ये लोग कुछ नाम दे दिया करते थे। तो दोस्तों यहां दो नाम देखिए, एक है स्वदेश सेवक होम जो कि वैनकावर में है, और दूसरा यूनाइटेड इंडिया हाउस जो कि सियाटल में है। इसको याद कर लीजिए। हमारे एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा कि स्वदेश सेवक होम जो कि उस दौर में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बनाया गया था, यह किस शहर में बनाया गया। ऑप्शन में आपको वैनकावर, सियाटल, आपको वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क कुछ भी दे दे, याद रखना है वैनकावर में स्वदेश सेवक होम और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में बना। दोस्तों यहां ये लोग बहुत सारे चीजों को, जैसे और भी न्यूज़पेपर निकालते हैं। एक यहां पे एक स्टूडेंट लीडर थे तारकनाथ दास, उन्होंने एक न्यूज़पेपर, एक अखबार निकाला जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री हिंदुस्तान। तो ये भी हमसे पूछ सकता है। तो दोस्तों फैक्ट्स जो है उसको थोड़ा सा तो हमको मगअप करना पड़ेगा। एक सवाल देखिए, कैसा सवाल पूछ सकते हैं। जो गदर रिवॉल्यूशनरीज थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध 1 के वक्त एक्टिव थे, वे कहां पर बसे हुए थे। दोस्तों अभी हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर, तो याद रखिए नॉर्थ अमेरिका आंसर होगा, वेस्ट अमेरिका नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दोस्तों अगर आपने देखा होगा, ये अगर आपका साउथ अमेरिका है, छोटा सा ये सेंट्रल अमेरिका निकलता है और इसके ऊपर ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। तो अगर आप अमेरिकाज को देखेंगे तो साउथ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका जहां मेक्सिको और ये सब कंट्रीज हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका है। अमेरिका में वेस्ट अमेरिका नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिए। आगे देखिए, यहां पर दोस्तों एक इंसिडेंट है जो कि बहुत नाम उस वक्त बहुत होता है उसका, वो है कोमागाता मारू। कल के डेट में हमको एग्जाम में पूछ सकता है भैया ये है क्या, कोमागाता मारू मतलब क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, कोमागाता मारू एक शिप का नाम है, एक जहाज का नाम है। और ये इंसिडेंट क्या हुआ, मैं आपको 1 मिनट में एक हल्की सी स्टोरी समझा देता हूं ताकि आप याद रख सकें। हुआ क्या है दोस्तों कि एक शिप है, वो वैनकावर जो कि कनाडा में है वहां जा रहा है। कहां से जा रहा है? हांगकांग से। लेकिन उस दौर में कनाडा के जो सरकार है उसने एक नियम बना दिया है कि कोई भी शिप अगर शुरू से अंत तक एक बार में आ रहा है तो ठीक है, अगर वो बीच बीच में मान लीजिए रुक रुक के आ रहा है, जैसे सिंगापुर में रुक गया, मान लीजिए मलेशिया में रुक गया, तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। बेसिकली दोस्तों ये तरीका था उस दौर में ये तरीका था उस दौर में ताकि जो भारतीय लोग हैं वो नॉर्थ अमेरिका नहीं आ पाए। ब्रिटिश हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि भारतीय इस जगह आए, और इसलिए उन्होंने ये किया था। इस जहाज में उस दौर में दोस्तों 376 लोग थे, और ये 376 लोग जो थे मेनली, जैसे आप देख सकते हैं, मुस्लिम या सिख इमाइग्रेंट्स थे जो कि पंजाब और इस पूरे एरिया से जा रहे थे। आप देखिए ये शिप कहां से कहां जा रहा है, हांगकांग से वैनकावर, वहां ये लोग बसने जा रहे थे। दोस्तों 2 महीने तक पोर्ट में इनको रखा गया। पोर्ट में ये लोग 2 महीने तक रहे और बाद में इनको वापस भेज दिया गया। इनको वहां नहीं उतरने दिया गया, इन्हें भेज दिया गया। कहां भेजा गया? कलकत्ता वापस भेज दिया गया कि भाई आप लोग वापस जाइए, आपको इस देश में अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। तो ये दोस्तों याद रखिए, कोमागाता मारू जो है कब हुआ अगर पूछे तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ये एक फैक्ट याद रखिए, कब हुआ? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ये सवाल पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दें, बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। याद रखिए वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये इंसिडेंट हुआ। कोमागाता मारू क्या है मैंने बता दिया आपको दोस्तों, ये एक जहाज का नाम है। तो दोस्तों इस पे अगर एक गदर पे एक सवाल देख लीजिए, अगर कभी बोल दे कि गदर है क्या, तो देखिए दोस्तों हो सकता है हेडक्वार्टर पे पूछ दे। जैसे आप देखिए हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, हेडक्वार्टर एट सिंगापुर, बर्लिन, ताशकेंत, हमको पता है ये क्या है, ये है सैन फ्रांसिस्को में। तो इस तरीके का आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब गदर
बाहर में चल रहा था, तब भारत में उस वक्त एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल, अपनी सरकार बनाने का ये एक प्रयास है, और ये उस दौर में दो महान नेता कर रहे थे। एक है बाल गंगाधर तिलक और दूसरी है एनी बेसेंट। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, जैसे आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, और एनी बेसेंट उस दौर में एक बाहर से आई हुई महिला थी। ये आयरिश महिला थी दोस्तों, आयरलैंड से आई थी, और ये भारत में भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत है। शी इज़ वर्किंग फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। और खूबी ये है दोस्तों कि ये आज़ादी के पहले कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनेंगी। याद रखें दोस्तों, मैं यहीं पे एक चीज़ बता दे रहा हूं, आज़ादी के पहले 3 अध्यक्ष बने कांग्रेस की महिला। पहली थी एनी बेसेंट, दूसरी सरोजनी नायडू, और तीसरी नेल्ली सेन गुप्ता। दोस्तों याद रखेंगे, इसमें सिर्फ सरोजनी नायडू भारतीय हैं, एनी बेसेंट और नेल्ली सेन गुप्ता भारतीय नहीं थी, ये लोग बाहर से थी। नेल्ली सेन गुप्ता यहां पर एक भारतीय लीडर जेम्स सेन गुप्ता से शादी करती हैं, ये भी बाहर की महिला हैं, और अपना नाम बदलकर ये रखती हैं नेल्ली सेन गुप्ता। अब देखिए दोस्तों, 2 अलग अलग ग्रुप बनाया इन्होंने, 2 होम रूलिंग्स बनाए हैं। इन दोनों लीडर्स का नाम आप याद रखेंगे। तिलक का जो लीग था 1916 में बनता है, और मुख्यतः यह बंबई के हिस्सों में, बंबई जो एरिया है, उस वक्त बंबई स्टेट हुआ करता था, महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। और बॉम्बे में एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी जो भी एरियाज थे जहां मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन हुआ करता था, जैसे वो अगर आपका कर्नाटक का कुछ एरिया हो गया, सेंट्रल प्रोविंस का एरिया हो गया, बेरार हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में इनका जो लीग था वो काम कर रहा था। और इनके लीग का डिमांड क्या था दोस्तों? स्वराज चाहिए, इनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। इन्हें स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के आधार पे जो स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि वैसा बने, और चाहते हैं कि जो पढ़ाई उस दौर में हो रही है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। कल ही मैंने बता दिया दोस्तों वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है। कोई भी लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश हो गया आपका वर्नाकुलर। वहीं पे दोस्तों एनी बेसेंट का जो लीग है वो इन सारे क्षेत्रों में छोड़कर पूरे देश भर में है, और उसका हेडक्वार्टर क्या है? मद्रास। तो आप देखिए एनी बेसेंट का हेडक्वार्टर मद्रास में है, और पूरा देश इंक्लूडिंग बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे उनके अंतर्गत नहीं आता है, बॉम्बे सिटी। दोस्तों इनके साथ 2 बहुत बड़े लोग जो जुड़े हुए हैं उनका नाम देख लीजिए। ये दोनों लोग एनी बेसेंट के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, होम रूल लीग जब चलता है तो सरकार इसको दबाने का पूरा प्रयास करेगी, कोशिश करेगी कि ये लीग को बंद करा दिया जाए, और इसलिए वो तिलक के खिलाफ केस भी दायर करेगी। बाद में केस वापस ले लिया जाता है, लेकिन तिलक के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा चलता है। इंपॉर्टेंट चीज हमारे एग्जाम के लिए यह है दोस्तों कि इस मुकदमे में तिलक के समर्थन में उनके लॉयर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। यह याद रखिए दोस्तों कि जिन्ना उस वक्त तिलक के लॉयर थे। यही हमसे पूछ देगा, हमसे क्या पूछेगा कि भाई इनके खिलाफ जो होम रूल लीग के दौरान केस चल रहा था उसमें लॉयर इनके कौन थे, और ऑप्शन दे देगा जिन्ना, गांधी जी, नेहरू जी और कोई एक और लगेगा भाई जिन्ना क्यों होंगे? नहीं, जिन्ना हैं, इनके लॉयर जिन्ना ही हैं। दोस्तों इसी वक्त एनी बेसेंट को अरेस्ट भी कर लिया जाता है उनके एसोसिएट्स के साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं। और दोस्तों यहां पर एनी बेसेंट जब अरेस्ट हो जाती हैं तो इसके प्रोटेस्ट में एस सुब्रमण्यम अय्यर अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। ये हमारे लिए होम रूल लीग से जुड़ा हुआ दोस्तों, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछेगा। दोस्तों एक और टॉपिक जो हम लोग करेंगे और उसके बाद मैं क्विक रिवीजन आपको कराऊंगा, वो है लखनऊ सेशन 1916। क्यों आप याद करते हैं इस सेशन को दोस्तों? क्योंकि इस सेशन में कांग्रेस जो कल हमने देखा था सूरत में बट गई थी, वापस जाके मिल जाती है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यहां पर मिल जाते हैं। और
इससे एक और सवाल जो बनता है कि इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। एक मॉडरेट लीडर जिनका नाम अंबिका चरण मजूमदार है दोस्तों, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस समय। तो दो चीज याद रखिए, लखनऊ सेशन 1916 के अध्यक्ष कौन? अंबिका चरण मजूमदार। और इस लखनऊ सेशन की महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन कर लेते हैं। यहीं पे दोस्तों इस सेशन की बात की जाए, अगर लखनऊ सेशन 1916 की अगर हम लोग चर्चा करें तो दोस्तों यहां पर एक और डिसीजन लिया गया, वो है लखनऊ पैक्ट 1916 का। लखनऊ पैक्ट क्या है दोस्तों, एक लाइन में समझ लीजिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने डिसीजन लिया है कि वो मिलकर काम करेंगे। किस लिए काम करेंगे? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये लोग यहां पे काम करेंगे। और इस डिसीजन का दोस्तों उस दौर में कई लीडर्स ने अपोजिशन भी किया था, जिसमें एक थे मदन मोहन मालवीय। दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है पीडीएफ, 14 स्लाइड हमने किया है। और क्विक रिवीजन, अगला स्लाइड, क्योंकि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी के बारे में बात करने से पहले पिछले 14 स्लाइड की एक सरसरी निगाह से एक बार याद करते हैं कि हमने क्या क्या देखा है पिछले 14 स्लाइड में। आज का पहला टॉपिक क्या था दोस्तों? पहला टॉपिक था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैंने क्या बोली थी आपको, कम्युनल इलेक्टोरेट। मैं समझाऊंगा नहीं, मैंने समझा दिया था। और दोस्तों यहां पर मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल थे, और मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। यह आज का पहला टॉपिक था दोस्तों। फिर अगला टॉपिक था दिल्ली दरबार, जिससे मैंने आपको दो फैक्ट बताए। एक कि भाई यहां पर जो किंग आपके थे उनकी स्वागत के लिए इनको यहां पे ये दिल्ली दरबार किया गया था। दो डिसीजन लिए गए, नया कैपिटल दिल्ली होगा, पुराना कैपिटल कलकत्ता था, और बंगाल के डिवीजन को खत्म कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो दोस्तों दिल्ली दरबार से यही इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिली थी। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक हमने देखा था वो था गदर। गदर क्या था दोस्तों? एक न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर कहां था? हमने देखा सैन फ्रांसिस्को में था। ये लोग कौन थे? ये फॉर्मर पीजेंट्स या सोल्जर्स थे जो पंजाब से यहां आए थे बेहतर अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा कि तारकनाथ दास के नाम के एक बंदे ने यहां फ्री हिंदुस्तान नाम का न्यूज़पेपर भी निकाला है। और इसी से जुड़ी हुई एक और जो घटना हमने बात की वो था कोमागाता मारू। ये क्या था दोस्तों? ये एक शिप था और मैंने स्टोरी आपको बताई थी। एक फैक्ट और बोला था मैंने आपको कि ये तमाम लोग पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न कोस्ट पर बसे हुए थे। तो ये तमाम बातें हमने दोस्तों आपको बताई थी। अभी तक लखनऊ सेशन जस्ट किया है, छोड़ रहा हूं अभी। आगे दोस्तों अब अगली चर्चा जो करनी है वो है महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म आपको पता है हुआ 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर में हुआ, काठियावाड़ में हुआ। दोस्तों इनकी माता का नाम पुतलीबाई है, पिता का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, देखते हैं। इनके पिता का नाम लिखिए, बाद में देखेंगे। यहां पर दोस्तों इनका जन्म हो गया है 1869 में, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। आपको पता है इनकी मृत्यु होगी 1948 में 30 जनवरी। तो लमसम 78.5 ईयर्स लमसम इनका पूरा जो जीवन काल है दोस्तों। इनके पिता इस पोरबंदर जो एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था वहां पे एक दीवान के तौर पे काम कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, गांधी जी बाय प्रोफेशन क्या है? लॉयर हैं, वकील हैं, ये याद रखिए। और 1893 में इनको इनके पहले काम के लिए साउथ अफ्रीका इनवाइट किया जाता है। इनके जिन्होंने इनको इनवाइट किया, जिन्होंने इनको काम दिया, उनका नाम क्या है दोस्तों? दादा अब्दुल्ला। याद रखिए, क्लाइंट का नाम दादा अब्दुल्ला है।
और आप सबों को पता है यहां पर दोस्तों, इनको ट्रेन से, ये जब ट्रैवल कर रहे थे, फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, इन्हें ट्रेन से मतलब इनके कंपार्टमेंट से इन्हें बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहां पे नस्ल भेदी कानून है, जिसे आगे चलकर आप पढ़ते हैं एपार्थाइड के तौर पे। दोस्तों जो गोरे लोग हैं वे वहां के जो ओरिजिनल बाशिंदे हैं, मूल निवासी, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ब्लैक लोगों के खिलाफ ये यहां पर ये जो उनका तौर तरीका था या नियम कानून थे उसे एपार्थाइड कहते हैं। नस्ल के रेशियल आधार पर भेदभाव किया जाता था। अब देखिए दोस्तों, गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1893 से लेकर लमसम 1914 तक रहते हैं, तो मतलब 21 साल अपनी जिंदगी का उन्होंने साउथ अफ्रीका में दिया है। और इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा गांधी जी की जिंदगी जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने बिताई उसके बारे में थोड़ा सा आपको जरूर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, एक स्लाइड में बता देते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 साल में क्या क्या मूवमेंट करते हैं, कौन कौन सा उन्होंने कार्यक्रम वहां पे चलाया। तो ये देखिए दोस्तों, याद बस इतना रखिए कि ये पांच इनफैक्ट जो है कानून के खिलाफ गांधी जी वहां पर कैंपेन कर रहे हैं या सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे एग्जाम में अगर पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, हमसे ये नहीं पूछेगा इसके अंदर हुआ क्या। बस याद रखिए कि एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाया था सरकार ने, गांधी जी ने उसके खिलाफ सत्याग्रह किया। गांधी जी ने भारतीय लोगों के माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह के मूवमेंट पे जब रोक लगाई गई तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी कैंपेन किया। जब एक पोल टैक्स नाम का कानून लगाया तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी कैंपेन किया। जब इनवैलिडेट किया गया उस दौर में भारतीय जो शादियां थी उनको गैर कानूनी करार कर दिया गया तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी मूवमेंट किया। और आखिर में दोस्तों उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ट्रांसवाल वहां का एक स्टेट है, वहां पे एक नया कानून लाया गया था ट्रांसवाल इमाइग्रेशन एक्ट, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। तो दोस्तों ये एक स्लाइड का ये जो 5 पॉइंट है, बस इतना याद रखो कि गांधी जी इन 5 मूवमेंट से वहां जुड़े हुए थे। अगर हमसे कभी पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन अगले 3 स्लाइड में मैं बेसिकली गांधी जी का पूरा हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका में गांधी जी क्या क्या कर रहे हैं, ये अगले 3 स्लाइड में आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, 1893 में दादा अब्दुल्ला के इनविटेशन पे ये साउथ अफ्रीका आए। लॉयर हैं, दादा अब्दुल्ला एक केस लड़ रहे हैं अपने कुछ रिलेटिव्स के खिलाफ, तो एक ऐसा लॉयर चाहिए जो अंग्रेजी और गुजराती दोनों जानता है। गांधी जी को बुलाया गया। आगे अगले ही साल दोस्तों गांधी जी यहां पर बनाते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस। याद रखना है दोस्तों, अगर कल की डेट में एग्जाम में पूछ दे कि गांधी जी इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन साउथ अफ्रीका में बनाते हैं, तो याद रखिएगा नटाल इंडियन कांग्रेस। दोस्तों उस दौर में साउथ अफ्रीका में वॉर चल रहा था, लड़ाई छिड़ी हुई थी, और गांधी जी ने उस दौर में अंग्रेजों का वहां पर साथ दिया था एक वॉर में। चूंकि आप जानते हैं कि गांधी जी हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध थे, एकदम अगेंस्ट थे, तो इसलिए इन्होंने वहां पर एक मेल नर्स के तौर पे इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया और ब्रिटिश की मदद की साउथ अफ्रीकन वॉर में। तो याद रखेंगे दोस्तों, गांधी जी वहां पे किस तौर पे काम कर रहे थे, एज अ मेल नर्स, ये वहां पे इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स में उन लोगों की मदद कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी ने कुछ अखबार भी निकाले। साउथ अफ्रीका से जो अखबार निकाला उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, एक वीकली है, हर साप्ताहिक निकलता है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 सेटलमेंट, 2 मतलब जहां पे ये अपना कहेंगे आश्रम इन्होंने वहां बनाया। एक था फीनिक्स सेटलमेंट और आगे चल के एक दिखाऊंगा टॉल्स्टॉय आश्रम। तो 2 इन्होंने वहां पर आश्रम भी बनाए, इसको बिल्कुल रट लीजिए। फीनिक्स सेटलमेंट ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने शुरुआत की। अब देखिए दोस्तों, जो 5 मूवमेंट हमने पहले ही दिखाया ना, इसी में याद रखिए कि पहला मूवमेंट जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ था, उसके लिए इन लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था एम्पायर थिएटर के पास, जो जोहानिसबर्ग में है, और यहीं से इनका मूवमेंट सब शुरू होता है। तो पहला जो मूवमेंट है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा कहां पे तैयार किया गया, एक तरह से कहें तो एम्पायर थिएटर में किया गया। दोस्तों यहीं पे याद रखिए, पहली बार गांधी जी को
कब अरेस्ट किया गया? वही जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के विरोध में जो मूवमेंट चला रहे थे, तो गांधी जी को अरेस्ट करके जोहानिसबर्ग के ओल्ड फोर्ट में रखा गया। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि हमसे तो यही पूछेगा ना कि पहली बार गांधी जी को कब अरेस्ट किया गया, तो आप इसका जवाब ये देंगे। और आखिर में दोस्तों, गांधी जी एक किताब भी लिख रहे हैं यहां पर। किताब का नाम क्या है? हिंद स्वराज। हिंद मतलब भारत, स्वराज मतलब इसके इंडिपेंडेंस की ओर की बात कर रहे हैं, इंडियन होम रूल की बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिए कि ये सब गांधी जी यहां पर कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा दोस्तों, टॉल्स्टॉय फार्म भी इन्होंने शुरू किया है जोहानिसबर्ग के बाहर में। और आखिर में दोस्तों, आखिरी मूवमेंट जो ट्रांसवाल वाला था, वो 1 मिनट देख लीजिए यहां, कि गांधी जी उस एक्ट के खिलाफ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, कानून तोड़कर कि माइग्रेशन कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें इन्होंने किया। फाइनली 1914 में वहां की सरकार से इनका एक समझौता होता है, और ये अपनी धर्मपत्नी, इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी, अपनी वाइफ के साथ ये अब लौट आते हैं भारत। तो दोस्तों, ये 4 स्लाइड है बेसिकली गांधी जी के जिंदगी के बारे में, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। इसको याद रखिए दोस्तों, साउथ अफ्रीका में क्या गांधी ने किया, ये हमसे कल के डेट में किसी भी एग्जाम में अगर पूछे तो यही सारे फैक्ट्स हैं कि भाई कौन सा किताब लिखा, कौन सा आश्रम बनाया, कौन से जगह रह रहे थे, तो ये सब, और किस किस कानून का विरोध किया। अब दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, गांधी भारत आ रहे हैं। कब आ रहे हैं दोस्तों? याद रखिए 9 जनवरी 1915। आज आप इसको एनआरआई डे, प्रवासी दिवस के तौर पे मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत का पहला सबसे महान प्रवासी भारत लौट आया है, इसलिए इसको अब हम लोग एनआरआई डे के नाम पे मनाते हैं, प्रवासी दिवस। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है कि चूंकि साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत काम किया था, और इसलिए भारत में इनका डंका ऑलरेडी बज रहा था। लोग इनको जान रहे थे, लोग पहचान रहे थे, गांधी के बारे में लोगों को पता था, और गांधी ने अब ये डिसीजन लिया है 1 साल तक वो कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन पूरे देश का टूर करेंगे, देश को जानना चाहेंगे। जिन देशवासियों के लिए ये सारा कुछ करने वाले हैं, उनको ये जानना चाहेंगे, और तभी ये कोई मूवमेंट करेंगे। तो 15 में आने के बाद गांधी का पहला मूवमेंट दोस्तों उसी साल नहीं है। कुछ दिन गांधी पूरे देश का टूर कर रहे हैं, लोगों को जानना समझना चाह रहे हैं। और पहला जो गांधी का भारत में मूवमेंट है दोस्तों, वो 1917 में चंपारण में है। बिहार में ये टाउन है दोस्तों, बिहार के नॉर्थ वेस्ट के साइड में, अगर बिहार ऐसे है तो इस साइड में चंपारण, मोतिहारी, बगहा, गोपालगंज, ये सब जो एरियाज हैं, ये सब हो जाता है आपका चंपारण। और यहां पर गांधी जी ने क्या शुरुआत किया दोस्तों? पहला सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? हम पूरी सिविलिटी के साथ आपके बनाए हुए नियम कानून को तोड़ेंगे। तो यह है सिविल डिसोबीडियंस। पहला गांधी द्वारा स्थापित स्टार्टेड जो मूवमेंट है दोस्तों, वो है ये। अब यहां पर हमारे एग्जाम में एक सवाल जो मैंने देखा है दोस्तों, पूछते हैं कि भाई गांधी जी को किसने इनवाइट किया कि भाई आप यहां आइए? राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, ये किसान है चंपारण के, ये गांधी जी से मिले थे, और उन्होंने न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था कि गांधी जी आप आइए, हमारी मदद कीजिए। भाई क्या मदद की जरूरत है? मदद की जरूरत, कहानी समझ लीजिए दोस्तों। यहां पर इंडिगो, जिसको आप कहते हैं नील, दोस्तों ब्लू कलर देने के लिए, कपड़े को ब्लू कलर देने के लिए नील का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी जो प्लांटर्स हैं, ये भारतीय लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो नील की खेती करें चंपारण में। और यहां पे एक सिस्टम भी ये चला रहे हैं जिसको कहते हैं 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम दोस्तों, जो उधर से बिहार यूपी साइड के हमारे दोस्त लोग हैं, आपको पता है हमारे साइड जमीन का नाप जोख कैसे होता है, कट्ठा, एकड़, इसमें होता है। तो 3 कठिया मतलब 3/20 हिस्सा एक कट्ठे के, उसमें आपको ग्रो करना होगा नील। तो अगर 1 कट्ठा का 20 भाग कर दोगे तो उसके 3 भाग में आपको नील ग्रो करना होगा। मतलब ये भाग 3 जो है, इसमें ग्रो कीजिएगा क्या? इंडिगो। और दिक्कत क्या है दोस्तों कि ये जो नील की खेती है, ये
जमीन को बंजर बनाती है, उसकी फर्टिलिटी को खराब करती है। इसलिए हमारे देश के जो किसान थे, खासकर जो उस वक्त चंपारण के किसान थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थे, इस सिस्टम के विरोध में थे। और यहीं पे दोस्तों गांधी जी आते हैं, इस नियम को वो तोड़ना शुरू करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत उनको इवन अरेस्ट करती है, लेकिन बाद में एक इंडिगो कमीशन बनाती है जिसके खुद गांधी जी मेंबर होते हैं। गांधी जी इस कमीशन के मेंबर होते हैं, गांधी जी को नॉमिनेट किया जाता है इसके मेंबर के तौर पर, और गांधी यहां पे लोगों को, जो सरकारी हुकूमत है, उसको कन्विंस करते हैं कि भाई इस कानून को रद्द करो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको खत्म करो, एबॉलिश करो। तो 3 कठिया को एबॉलिश कर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों गांधी अपने पहले मूवमेंट में भारत में सक्सेसफुल हो गए थे। दूसरा मूवमेंट गांधी का था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। दोस्तों अब ये अहमदाबाद चले गए हैं। देखिए दोस्तों, चंपारण में गांधी के लिए बहुत आसान क्या था, दोनों साइड, एक साइड भारतीय हैं, दूसरे साइड अंग्रेज हैं। चंपारण में मुश्किल ये थी कि अहमदाबाद में मुश्किल ये थी कि दोनों साइड ही अंग्रेज हैं, इंडियंस हैं। मतलब जो इंडस्ट्रीज जिनका है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उद्योगपति, वो भी भारतीय हैं, और जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो भी भारतीय हैं। तो गांधी जी के लिए डिसीजन ले पाना कि किसका साथ दें थोड़ा मुश्किल हो पड़ सकता था, लेकिन वो साथ किसका देते हैं, मजदूरों का। यहां पर क्यों ये हो रहा है दिक्कत, मिल में स्ट्राइक क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो मजदूर हैं वो मांग रहे हैं कि 50% का हाइक दिया जाए वेजेस में, और उद्योगपति 20% का हाइक बोल रहे हैं कि हम देंगे। और इस क्रम में गांधी जी यहां पहुंचते हैं। गांधी जी सजेशन देते हैं, आप लोग स्ट्राइक पे चले जाओ, आप लोग हड़ताल कर दो, और आप लोग 50 नहीं बल्कि 35% का डिमांड करो। 50 नहीं मांगो, 35% कर दो। दोस्तों जब शुरुआत में गांधी जी के स्ट्राइक को, इस हड़ताल को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था, तो गांधी जी ने इस स्ट्राइक को हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल में परिवर्तित कर दिया। तो एक चीज याद रखिए दोस्तों, एक तो यह कि भारत में गांधी का द्वारा किया हुआ यह पहला स्ट्राइक था। दूसरी चीज याद रखिए दोस्तों कि भारत में गांधी के द्वारा किया गया यह पहला हंगर स्ट्राइक भी था। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पहली बार गांधी ने अगर किया है तो यहां पर किया है। तो ये दो चीजें दोस्तों आपको बिल्कुल यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह, अगर आप खेड़ा सत्याग्रह की बात करें दोस्तों, ये तीसरा छोटा मूवमेंट है गांधी द्वारा किया गया शुरुआती दिनों में। और खेड़ा सत्याग्रह में दोस्तों ये कहां है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये आपका गुजरात में आता है। यहां पे क्या हो गया है, ड्रॉट आया है, सूखा आया है। सूखा के कारण क्या हो गया, किसानों का जो उपज है उस साल का खराब हो गया है, और अंग्रेजी हुकूमत इसके बावजूद उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है, जबकि खुद उनका एक नियम है कि अगर आपका जो पैदावार है, जो प्रोड्यूस है, वो 1/4 से कम हो जाए तो आपको उस साल नहीं देना पड़ेगा रेवेन्यू। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये दे, और इसके लिए वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे, थ्रेटन कर रहे हैं, उन जोर जबरदस्ती करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर फिर गांधी जी आते हैं और लोगों को एडवाइस करते हैं कि कुछ भी हो रेवेन्यू मत देना, टैक्स मत पे करो। और दोस्तों गांधी जी से यहां जुड़ जाते हैं एक बहुत बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी तो सिर्फ स्पिरिचुअल हेड थे, सही मायने में अगर इस मूवमेंट की बात की जाए दोस्तों तो ये सरदार पटेल इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। वो गांव गांव घूमकर लोगों को एकत्रित करके इस मूवमेंट के खिलाफ कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें सरदार पटेल कर रहे थे इस वक्त। तो दोस्तों 2 मिनट में थोड़ा सा पुराना जितना भी अभी तक हमने देखा है इसको देख लीजिए। क्या देखा, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए 1893 में, किसने इनवाइट किया, दादा अब्दुल्ला। यहां पर 5 हमने देखा चीजों के खिलाफ इन्होंने काम किया। 1914 तक यहां पर रहे, 9 जनवरी को वापस आ गए। वहां पर आपने देखा ये इन्होंने फीनिक्स आश्रम शुरुआत किया, टॉल्स्टॉय फार्म की शुरुआत की, उन्होंने किताबें लिखी, न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन निकाला, हिंद स्वराज किताब और न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन निकाला। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा कि ये जब भारत आ जाते हैं उस दिन को अब एनआरआई डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे 3 स्मॉल मूवमेंट्स चलाते हैं। एक है चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है खेड़ा।
चंपारण में सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। इनवाइट किसने किया? राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने इनवाइट किया। अहमदाबाद में स्ट्राइक करते हैं, लेटर उसी स्ट्राइक को हंगर स्ट्राइक में परिवर्तित कर दिया जाता है। और दोस्तों तीसरा खेड़ा, यहां पर सरदार पटेल भी गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये शुरुआत के कुछ जो पॉइंट्स हैं गांधी जी के बारे में वो हमने एक बार देख लिया। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट 1919 का। रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों? उस दौर में इस एक्ट का नाम ओरिजिनल जो अगर आप कहिएगा कि जो सरकारी नाम था ये था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919, सॉरी क्राइम्स एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट क्यों कहते हो? रॉलेट एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश जज थे उनका नाम था सिडनी रॉलेट, और सिडनी रॉलेट ने इस कानून को बनाया था। इस कानून को सिडनी रॉलेट जो एक इंग्लिश जज हैं उन्होंने बनाया था, सेडिशन कमेटी के लीडर थे। अब देखिए दोस्तों कानून बड़ा ही घटिया कानून, बहुत ही खराब कानून है। कानून को क्यों खराब है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस कानून के तहत आपको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यू कैन बी अरेस्टेड फॉर 2 years ऑन द मेयर चार्जेस ऑफ सस्पिशन। सिर्फ सस्पिशन के आधार पे 2 साल के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है। यू कैन बी जेल्ड अप टू 2 years। देखिए दोस्तों सस्पिशन के, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप सो रहे हैं, हमको सस्पिशन हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये कानून खराब था। और 2 साल सिर्फ अगर बोला जाए सिर्फ सस्पिशन के आधार पर जेल में डालना, तो ये एक कहेंगे गलत खराब कानून। दोस्तों इस दौर में इस कानून के जो टैगलाइन था, जो इस कानून के खिलाफ यूज किया जाता था, वो था नो दलील, नो वकील, नो अपील। मतलब आप ना ऊपर में अपील कर सकते हैं, ना आप कोई आर्गुमेंट दे सकते हैं, ना ही आप कोई वकील रख सकते हैं, मतलब कोई लॉयर रख सकते हैं। इसको याद रखिएगा, अगर कल के डेट में एग्जाम में आ जाए हमारे कि भाई ये जो नारा है किस एक्ट से जुड़ा हुआ है, तो रॉलेट एक्ट, या ये पूछ दे कि रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ कौन सा नारा है, तो उसको आपको याद रखना है। दोस्तों इस एक्ट के खिलाफ उस दौर में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, जैसे जिन्ना है, मजरुल हक है, ये तमाम लोग इस एक्ट के खिलाफ उस वक्त जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे रहे हैं। मदन मोहन मालवीय भी हैं, ये तमाम लोग ये कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी क्या कर रहे हैं? गांधी जी उस दौर में इस एक्ट के खिलाफ एक मूवमेंट चलाते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं। और इस मूवमेंट को, इस एक्ट को उन्होंने एक काला कानून, ब्लैक एक्ट कहा था, और कहा था कि भाई ये गलत कानून है, आप किसी 1-2 लोगों की गलती के लिए पूरे समाज को आप पनिश नहीं कर सकते। और यहीं पे गांधी जी ने दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को कहा था कि हम ऑल इंडिया स्ट्राइक डे करेंगे। तो ये पहला ऑल इंडिया स्ट्राइक जो है गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था दोस्तों, क्योंकि देखिए अहमदाबाद वाला स्ट्राइक लोकलाइज था, सिर्फ अहमदाबाद में था। पूरे देश भर में स्ट्राइक गांधी जी पहली बार यहां कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों जलियांवाला बाग। आप सबों को पता है दोस्तों ये कहां पर है? अमृतसर में है। कहानी में बता देता हूं हुआ क्या उस दिन। सबको पता है कि गोलीबारी हुई, 379 लोगों को मार दिया गया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा भारतीय लोगों के हिसाब से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी यहां पर। दोस्तों हुआ क्या? पार्क है। अब उस वक्त पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू के बारे में मोस्टली रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में कोई जानकारी नहीं है। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है। ग्रामीण इलाकों से लोग पार्क में फेस्टिवल मनाने आ रहे हैं। इसी पार्क के एक कॉर्नर में कुछ कांग्रेसीज विरोध कर रहे हैं 2 कांग्रेसी लीडर्स के अरेस्ट का, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। सब लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। अरेस्ट का विरोध कर रहे हैं और इसी वक्त आते हैं जनरल डायर और यहां पे गोलीबारी करवाते हैं और लोगों को मार देते हैं। 379 लोगों की हत्या करते हैं ये। तो आप देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा 13 अप्रैल को घटना हुई है, कर्फ्यू है, लेकिन रूरल एरियाज के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग आए हुए थे। उसी वक्त एक पार्क के एक कॉर्नर में यहां पर कुछ कांग्रेसी लीडर्स, जो 2 कांग्रेसी लीडर्स हैं, उनके अरेस्ट का विरोध कर रहे थे। देख सकते हैं दोस्तों जलियांवाला बाग ये है। जैसे इस साइड सारे आपके अंग्रेज हैं
और फायरिंग किए जा रहे हैं। आज भी अगर अमृतसर जाएंगे दोस्तों, इसी तरह पीछे दीवार है जिसमें आपको बुलेट्स के निशान भी दिख जाएंगे, गोलियों के, और ये लोग उधर फायरिंग कर रहे हैं। लोग ये देख सकते हैं आप, तमाम जो भारतीय हैं वो भगदड़ मच जाती है, एक स्टैम्पेड हो जाता है। एक वेल में एक कुआं था जिसमें कई लोग कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी लोग मर जाते हैं। ये तमाम चीजें यहां पर होती है। किस आदमी ने ये किया दोस्तों, मैंने आपको नाम बता दिया है, जनरल डायर ये व्यक्ति है जिसने ये किया, और नंबर भी मैंने बताया कि गवर्नमेंट के हिसाब से इतने, लेकिन उस वक्त भारतीयों के हिसाब से 1000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। दोस्तों हमसे कभी कभी पूछ सकता है यहां पर कि इस हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी थी, उस कमेटी का नाम क्या था। याद रखिए, जांच के लिए जो कमेटी बनी उसका नाम था हंटर कमीशन, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस दौर में नाइटहुड की जो उनको उपाधि मिली हुई थी उसको वापस कर दिया, उन्होंने रिटर्न कर दिया था इस को प्रोटेस्ट के तौर पे। लास्ट में दोस्तों जो गांधी जी में है, गांधी जी वो भी यहां पे प्रोटेस्ट के तौर पे उन्हें जो उपाधि दी गई थी केसरी हिंद, वो यहां पर लौटा दे रहे हैं। केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी बोर वॉर, साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई उन्होंने जिसमें उन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का एज एम्बुलेंस कॉर्प्स में, उसके लिए दिया गया था, वो लौटा दे रहे हैं। यहां पे दोस्तों एक सवाल देख लीजिए, जैसे कैसे पूछेगा, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर दी, 4 इंसिडेंट दे दिया, देख सकते हैं कब दिया गया, जलियांवाला मैसेकर के बाद इसको लौटा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर एक बहुत बार दोस्तों कंफ्यूजन लोगों को 2 नाम में हो जाती है। एक अभी हमने दिखाया ना डायर, और उसी वक्त एक और भाई साहब थे ओ डॉयर। देखिए दोस्तों, ये ओ डॉयर जो है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पंजाब के उन दिनों, और इनको आगे चलकर मार दिया जाता है, असैसिनेशन ऑफ माइकल ओ डॉयर। यहां पर एक महान भारतीय दोस्तों जिनका नाम है शहीद उधम सिंह, बाद में उनको शहीद की उपाधि दी जाती है, ये उस दिन जलियांवाला बाग में थे और इनको खुद भी गोली शायद हाथ में लग गई थी। बाद में इन्होंने जलियांवाला बाग का एक, जिसको कहते हैं रिवेंज, बदला लेने की ठानी। डायर जिसने गोलीबारी करवाई थी वो तो मर गया था, लेकिन ओ डॉयर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो जिंदा था। और शहीद उधम सिंह ब्रिटेन जाकर वहां पर गोली मारकर, ये महान व्यक्ति शहीद उधम सिंह गोली मारते हैं किसको, माइकल ओ डॉयर को, जो कि मैंने कहा उस वक्त ब्रिटेन का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोस्तों उधम सिंह ने अपना जो अलायस नाम रखा था, इस वक्त नाम देखिए दोस्तों, राम मोहम्मद सिंह आजाद, अपना एक जो नकली नाम उन्होंने क्या रखा है, देखिए कितना सेकुलर नाम रख रहे हैं। राम हिंदुओं को दिखा रहा है, मोहम्मद मुस्लिमों को दिखा रहा है, सिंह सिख को दिखा रहा है, और आजाद ये खुद को बता रहा है कि भाई वो किसी के गुलाम नहीं है, वो आजाद हैं। और इन्होंने मार दिया किसको, इस व्यक्ति को जिसका नाम है माइकल ओ डॉयर। जैसा आप समझ सकते हैं दोस्तों, इन्होंने क्यों मारा इसको, क्योंकि डायर 27 में ऑलरेडी मर चुका था। डायर जो है वो मर चुका था, तो माइकल ओ डॉयर से बदला लेने का काम उधम सिंह जी ने किया। बाद में दोस्तों इस मर्डर के लिए इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और वहां पर फांसी की सजा दे दी जाती है 31 जुलाई 1940 में। आजादी के बाद नेहरू इनके गांव जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, और इनको शहीद का टाइटल देते हैं, और तब से इन्हें हम जानते हैं शहीद उधम सिंह के तौर पर। यह था दोस्तों जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स। अब देखिए दोस्तों, जिस वक्त ये तमाम चीजें हो रही थी, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, उसी वक्त अंग्रेज एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी लाते हैं। और इस एक्ट को दोस्तों यहां पे याद रखिएगा, इसको हम लोग मोंटागू चेम्सफोर्ड एक्ट के तौर पे भी जानते हैं। मोंटागू चेम्सफोर्ड एक्ट, मोंटागू कौन है, ये है हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन है, ये है हमारे गवर्नर जनरल। तो दोस्तों इस एक्ट को मोंटागू चेम्सफोर्ड एक्ट के तौर पे भी जाना जाता है। और इस एक्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात यह है कि दोस्तों सेंटर का जो कंट्रोल है प्रोविंसेस पे वो कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है, प्रोविंशियल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट बना दिया जाता है दोस्तों। जैसे आज भी ये है कि सरकार, सेंटर गवर्नमेंट किस चीज पे कानून बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किस चीज पे कानून बना सकती है दोस्तों, इसके लिए लिस्ट बना हुआ है। यूनियन लिस्ट, आपका स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो अलग अलग लिस्ट बना हुआ है। तो उसी तरीके से ये लिस्टिंग उस दौर में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो सदन था, सेंटर का सदन था, उसको बाई कैमरल बना दिया जाता है। क्या समझ रहे हैं इससे, बाई कैमरल से मतलब है दोस्तों, जैसे आज आपका लोकसभा और राज्यसभा है ना, मतलब द्विसदन है।
दो बॉडीज हैं। तो सेंटर में उस वक्त यहां भी लेजिस्लेचर को दो भागों में बांट दिया गया, मतलब दो बॉडीज होंगे। इसके अलावा दोस्तों सेपरेट इलेक्ट्रेट हमने पढ़ा कि मुसलमानों को मॉर्ले मिंटो ने दे दिया था। सेपरेट इलेक्ट्रेट यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये इन्होंने उस दौर में सिखों को भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया, क्रिश्चियंस को दे दिया, यूरोपियंस को दे दिया। तो याद रखिए दोस्तों, मॉर्ले मिंटो सेपरेट इलेक्ट्रेट सिर्फ मुस्लिम्स को दे रहा है मेनली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ये इन लोगों को भी दे रहा है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं उस कानून की तो हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्युनल इलेक्ट्रेट, सेपरेट इलेक्ट्रेट। जब हम बात करते हैं इस कानून की तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे है दोस्तों डायरकी। डायरकी ये शब्द याद कर लीजिए, रट लीजिए, सीधा पूछेगा किस कानून के तहत डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो डायरकी को किस कानून के तहत लाया गया दोस्तों? आपको लाया गया इसको लाया गया अंडर द एक्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत। दोस्तों डायरकी का मतलब क्या होता है? ग्रीक शब्द है डाई और आर्की, मतलब होता है रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू कैसे हो गया? थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि दोस्तों प्रोविंस, मान लीजिए बंगाल उस दिनों है, बंगाल एक स्टेट है, बंगाल में मान लीजिए 10 काम हो रहे हैं, मान लीजिए 5 ही हो रहे हैं, तो कुछ ये 3 सब्जेक्ट और कुछ जैसे ये 4-5, तो कुछ टॉपिक्स जैसे मान लीजिए ये है फाइनेंस, ये है लॉ, तो इस टाइप का ये जितना भी है इसको हम लोग कहेंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स। मतलब इन चीजों पे कानून कौन बनाएगा? गवर्नर। और कुछ सब्जेक्ट जैसे 4-5 मान लीजिए हेल्थ, एजुकेशन, ये क्या होंगे? ये ट्रांसफर्ड मिनिस्ट्रीज होंगे जो कि पॉपुलरली जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे वो उसको हैंडल करेंगे। सो बेसिकली दोस्तों क्या हो रहा है कि एक ही जगह पे दो मुखिया हो जा रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए। कुछ जगहों पे गवर्नर का चलेगा, कुछ जगहों पर पॉपुलर मिनिस्टर्स का चलेगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों, गवर्नर के लिए जो लिस्ट है वो रिजर्व लिस्ट है, पॉपुलरली मिनिस्टर्स के लिए जो पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं उनके लिए जो लिस्ट है वो ट्रांसफर्ड लिस्ट है। तो इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों। एक सवाल देखिए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल किस चीज से जुड़ा हुआ है? दोस्तों हमने देखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, उस दौर में जो कानून में जो सुधार है उससे जुड़ा हुआ ये एक प्रपोजल आया था। अब देखिए दोस्तों, यहां के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अब गांधी जी 2 मूवमेंट शुरू करते हैं। एक है नॉन कोऑपरेशन, एक है खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन सिंपल समझ लीजिए दोस्तों, मूवमेंट का मतलब है हम आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप बोलिएगा कि भाई बैठ जाओ, हम नहीं बैठेंगे, कानून नहीं तोड़ रहे, हम बस सिंपली आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। और खिलाफत में अगले स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे याद रखिए 1920 से 22 के समय जो आपका 2 मास मूवमेंट चल रहा है दोस्तों, वो है आपका खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन। ये 2 मास मूवमेंट चलते हैं। तो खिलाफत क्या है दोस्तों? जैसे मैंने पहले बोला ना कि खिलाफत आता है वर्ड खलीफा से। खलीफा कौन है? उस दौर में जो मुस्लिम समाज है उसका स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड, और ये जो मॉडर्न डे टर्की है उसका भी मुखिया है। दिक्कत क्या हुई है दोस्तों कि विश्व युद्ध 1 में टर्की लूज कर जाता है ब्रिटेन के हाथों, और इसके बाद इस खलीफा को यहां से हटाया जा रहा है। तो इसी चीज को लेकर खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जलियांवाला बाग में जो चीजें की गई, रॉलेट एक्ट जैसा खराब एक्ट लाया गया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में जो हमारी उम्मीदें थी वो उम्मीदें नहीं पूरी की गई, तो इन तमाम चीजों के कारण मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट और इन सबों के प्रोटेस्ट में ये 2 मूवमेंट लॉन्च किए गए। दोस्तों हमसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछता है यहां पर, वो है कि ये मूवमेंट्स को कॉल ऑफ क्यों किया गया, बंद क्यों किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, आपने पढ़ा है एक इंसिडेंट चौरी चौरा। देखिए दोस्तों क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को, जैसे मैंने अभी आपको पहले दोस्तों ये बता दिया है खिलाफत का, कि ये खलीफा वर्ड से आता है और ये स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम्स है। वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की हार जाता है, जर्मनी के साथ है,
और ब्रिटेन से हार गया है, और इसके बाद टर्की को तोड़ने की बात हो रही है, खलीफा को उसके पावर से हटाने की बात हो रही है, और ये एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी टर्की के लिए लाने की बात हो रही है। तो इसी के प्रोटेस्ट में ये खिलाफत इशू था और खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। मूवमेंट को कॉल ऑफ कब किया गया दोस्तों? जैसे मैंने बोला चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को क्या हो रहा है दोस्तों कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है एक पुलिस थाने में। कौन क्यों जलाया जाता है? क्योंकि इन पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया था कुछ भारतीय लोगों पे और लोग गुस्सा गए और इन्होंने यहां पर इन लोगों को, चौरी चौरा एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, यहां पर इन लोगों को जला दिया गया, जिंदा जलाया गया। इसी के प्रोटेस्ट में ये चौरी चौरा जो इंसिडेंट है आपका दोस्तों, इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया इसको। अब यहां पे याद रखिए दोस्तों, CWC जो मीट हुआ, जो उस वक्त वहां पे बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग मिलते हैं और उन्होंने इसके बाद डिसीजन लिया कि भाई हम ये जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको कॉल ऑफ करेंगे कुछ दिनों के लिए। हम इस दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, अगले कुछ दिन हम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करेंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गया, अनटचेबिलिटी रिमूवल हो गया, ये जितने भी काम है वो सब हम करेंगे, खादी का प्रमोशन हो गया, तो हम ये सब करेंगे, कोई भी कानून नहीं तोड़ेंगे। तो बेसिकली ये है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया इन लोगों ने। गांधी जी ने कहा कि भाई हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर रहे हैं। और यहीं पे दोस्तों याद रखिए कि इस घटना के बाद, चौरी चौरा के बाद, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया तो कांग्रेस यहां 2 हिस्सों में बंट गई, 2 भागों में बंट जाती है दोस्तों। कुछ लोग जो गांधी जी के साथ रह जाते हैं वे कहलाएंगे नो चेंजर्स, और दूसरे जो गांधी जी से अलग हो जाएंगे, वो मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, वो लोग बनाएंगे अपनी पार्टी जिसको स्वराज पार्टी नाम दिया जाएगा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। गांधी जी को इस वक्त दोस्तों 6 साल के लिए जेल की सजा दे दी जाएगी। गांधी जी को 6 साल तक के लिए जेल भेज दिया जाएगा इस वक्त। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि दूसरे साइड क्या हो जाएगा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बन जाएगी। 2 मुख्य लीडर इसके कौन है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये लोग स्वराज पार्टी का गठन करेंगे और इनका मेजर डिमांड यह होगा कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इलेक्शन लड़ेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जाएंगे और हम वहां पर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करेंगे। और इसके बाद ये लोग इलेक्शंस लड़के दोस्तों अंदर जाया करेंगे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का हिस्सा बनेंगे। यहां एक मेजर जो मैंने देखा है सवाल हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ रखा है, वो है कि दोस्तों यहां पे विट्ठल भाई पटेल जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, वो उस दौर में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी बनते हैं। ये याद रख सकते हैं दोस्तों आप लोग, उस दौर में ये उसके अध्यक्ष बन रहे हैं। अब दोस्तों ये पूरा हमारा जो घटना है यहां पे हमने कर लिया है। हमने देखा क्या? हमने जलियांवाला बाग देखा, इसके बाद हंटर कमीशन बना, डायर ने ये किया, ओ डॉयर नाम का बंदा हमने देखा, इसको मारा शहीद उधम सिंह ने। इसके बाद हमने देखा गांधी जी अपना ऑल इंडिया स्ट्राइक यहां पे कर रहे थे और बाद में इन्होंने ऑल इंडिया जो एक मूवमेंट भी चलाया इसके खिलाफ, जिसको हम लोग आगे चल के नॉन कोऑपरेशन खिलाफत भी देखेंगे। यहीं पे हमने देखा गांधी जी ने उस वक्त केसरे हिंद अपनी टाइटल को लौटा दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उनको नाइटहुड मिला हुआ था वो लौटा दिया। हमने यहां पे रॉलेट एक्ट की भी चर्चा की साथ में। रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट नाम के जज के नाम पर है। नो वकील, नो दलील, नो अपील इसका टैगलाइन है। हमने साथ में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की भी बात की। हमने बात की कि भाई किस तरीके से ये रिफॉर्म्स हो रहा है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की भी चर्चा हमने की। ये तमाम बातें हमने की। इसके बाद हमने खिलाफत का देखा कि क्या कारण है और चौरी चौरा के बाद किस तरह से कांग्रेस फिर एक तरह से बट रही है, स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है और विट्ठल भाई पटेल के बारे में हमने बात किया। दोस्तों आज के लिए आखिरी 2 टॉपिक जो अब हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज का रोक देंगे, वो पहला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आता है, क्या है और क्यों प्रोटेस्ट हुआ? देखिए दोस्तों, लीडर है जॉन साइमन, इसलिए नाम पड़ा साइमन कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन क्या इसका दूसरा नाम है। 1927 में ब्रिटेन ने इसका गठन किया। क्यों किया दोस्तों? 2 कारण है। एक, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो कानून आया था 1919 में, उसका कार्यकाल, उसका काम कैसा चल रहा है
उसको देखने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो इस कारण से साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। प्लस साइमन कमीशन का एक और काम यह था कि आगे क्या चेंजेस करना है यह भी आप सजेस्ट कीजिए। तो दो चीजों के लिए इनको भेजा गया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में कैसा काम हो रहा है वो देखिए और आगे क्या चेंजेस करना है यह बताइए। देखिए दोस्तों, जब ये भारत आए तो इनको वाइड प्रोटेस्ट देखना पड़ा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। मेजरली प्रोटेस्ट क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि इस पूरे कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी भारतीय मेंबर नहीं था और इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद होगा लाला लाजपत राय, लाला जी को इसी वक्त यहां पर जो माथे पर लाठी पड़ी थी, लाठी चार्ज हुआ था, उनको चोट लगी थी और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि यहां इसका बदला भगत सिंह ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और जो मेजर चीज आप याद रख सकते हैं कि इस जो साइमन कमीशन है उसका जो रिकमेंडेशन है इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको बहुत हद तक इंक्लूड किया गया। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और है, यहां पर चूंकि हम लोग उनके द्वारा लाए हुए चीजों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपने हमको नहीं इंक्लूड किया, तो इसीलिए जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिनका नाम था लॉर्ड बिकनहेड, उन्होंने हमको चैलेंज किया कि भाई अगर इतना ही है तो तुम लोग अपने से कानून क्यों नहीं बना लेते हो। और इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और बनाया नेहरू कमेटी। क्यों बनाया? ये है इस भाई साहब, ये जो लॉर्ड बिकनहेड है, इन्होंने हमको चैलेंज किया है, अगर बना सकते हो तो खुद से एक बना लो। कॉन्फ्रेंस को कौन हेड कर रहे हैं दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। ये हेड किया जा रहा है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू इस कॉन्फ्रेंस में इसके कमिटी के हेड हैं, इसलिए नेहरू कमेटी, मोतीलाल नेहरू कमेटी। इस सब कमेटी का रिपोर्ट आ गया अगस्त 28 में। इसमें कई सारे मेंबर थे दोस्तों, एक दो नंबर का नाम याद रख सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, एनी थे, इकबाल कुरैशी थे, सप्रू थे, ये कुछ लोग इसके मेंबर्स थे। नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन याद रखना है कि कई लोग, क्योंकि कमेटी है, सिर्फ मोतीलाल नेहरू से तो बनेगी नहीं, तो कई लोग इसके सदस्य थे, जिसमें एक सुभाष चंद्र बोस भी इंपॉर्टेंट है। यहां याद रखिए दोस्तों कि इस कमेटी का जो रिकमेंडेशंस था उसको कांग्रेस के सामने पेश किया गया उनके कलकत्ता सेशन में, और कांग्रेस ने इसको मान लिया, यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट किया। अब अलग बात है कि बाकी लोगों ने इसको दरकिनार कर दिया, इसको नहीं माना, वो हमको नहीं जानना है। ये था नेहरू कमेटी, जो आप याद रखिए दोस्तों। आखिरी टॉपिक आज के लिए दोस्तों है दिवाली डिक्लेरेशन, दीपावली डिक्लेरेशन। क्यों दीपावली डिक्लेरेशन दोस्तों? क्योंकि ये दिवाली के दिन अक्टूबर 31, 1929 के दिन ये डिक्लेरेशन, ये घोषणा की गई। दूसरा सवाल, किसने घोषणा की? लॉर्ड इरविन, जो कि गवर्नर जनरल हैं भारत के उस दौर में, उन्होंने घोषणा की है। तीसरी बात, क्या घोषणा की दोस्तों? इनका घोषणा यह था कि भारत को बहुत जल्दी ही सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया जाएगा, यह घोषणा इन्होंने कर दी है। और आखिर में यह घोषणा किसके सजेशन पे की गई? जॉन साइमन, साइमन कमीशन के जो जॉन साइमन थे, उन्होंने यह सजेशन दिया था कि भैया एक कॉन्फ्रेंस बुलाओ, सब लोगों को बुलाओ, वहां पे बातचीत करेंगे, बैठकर डिस्कशन करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, यह हम लोगों को देखना चाहिए। सुन तो लें कि भारतीयों का डिमांड क्या है, और इसी को हम लोग दोस्तों अगले क्लास में पढ़ेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, ये अगले क्लास में हमको देखना है। तो दिवाली डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, किसने दिया? इरविन, जो कि गवर्नर जनरल है। कब दिया? अक्टूबर 31, 1929 को। किसका सजेशन है? जॉन साइमन का। क्यों नाम दिया? क्योंकि उस दिन दिवाली था और उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं रामसे मैकडोनाल्ड हैं। और इसी सजेशंस के आधार पर दोस्तों आगे चलकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होगा, जिसको हम लोग गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन होगा दोस्तों। इस डिक्लेरेशन में क्या कह दिया गया? कह दिया गया कि भारत को दिया जाएगा आगे चलकर डोमिनियन स्टेटस। जैसे मैंने पहले कहा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होंगे। और इसी के विरोध में दोस्तों कांग्रेस ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, लाहौर सेशन में, जहां कांग्रेस ने खुलकर पहली बार साफ कह दिया कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक ही चीज चाहिए, पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज द थिंग दैट वी वांट। लाहौर सेशन में कांग्रेस ने डिमांड किया कि भाई हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पहली बार कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हमको कुछ भी नहीं, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। इनकी अगुवाई में यह चीज यहां पर कही गई।
इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी कांग्रेस ने भारतीय मतलब जो झंडा है ये लोगों ने हॉइस्ट किया और इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। लास्ट में आप दोस्तों याद रख सकते हैं कि इसी दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग भारतीय स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाएंगे और आगे चलकर दोस्तों इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो दोस्तों ये तमाम टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। देखिए दोस्तों फैक्ट्स हमारे एग्जाम में आएगा, हमको बस आंख बंद करना है, याद करना है कि हमने क्या याद रखा है। क्लास के बाद एक बार आंख बंद करके पूरा एक तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, क्या क्या टॉपिक पढ़ा, क्या क्या उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, और फिर पीडीएफ देख लीजिए। अगर कुछ नहीं याद है उसको याद करने का कोशिश कीजिए। दोस्तों मैंने पूरा देखा है, हमारे एग्जाम्स में इससे ज्यादा फैक्ट्स इन एरिया से नहीं आएगा। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग लमसम 1930 के आसपास पहुंच गए हैं। एक टॉपिक आज का छूट गया जो कल हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही कुछ है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, फ्रेंड्स ये आपका चैनल है, इसको आपके लिए बनाया गया है। इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। रिमेंबर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप को। और आज के लिए मुझे अलविदा कहने दें दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।